तो बहुत सारे लोगों के संघर्षों के बाद हमारे देश को आजादी मिल गई। अब हमारे खुद की जो भागदौड़ थी ना, हमारे भाग्य रेखा वो हमारे खुद के हाथ में थी और उसकी शुरुआत भी बहुत सोच समझ करके की गई। और जो हमारे प्रारंभिक नेता थे वो सारे लोग जिस मॉडल पर एग्री किए, जिस पर उन्होंने सहमत हुए, वो था सोशलिस्ट मॉडल। क्योंकि उस समय पर 1917 में के बाद से अगर आप देखोगे तो रूस में बहुत तेजी से क्रांति हुई थी और सोशलिस्ट मॉडल पर ही आधारित था, जो सामाजिक साम्यवाद है उसके ऊपर आधारित मॉडल था। और हमारे नेताओं को वो मॉडल ज्यादा सही लगा। इकोनॉमिस्ट को भी उस टाइम पर वैसा ही लग रहा था। बाद में देखा गया कि वो मॉडल उतना अच्छा साबित नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे कारण रहे। और उस मॉडल में जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब होता है केंद्रीकृत नियोजन। आप पहले से सोच करके बना देते हो कि समाज के संसाधनों को क्या क्या वस्तुएं और क्या क्या सेवाओं को प्रोड्यूस करने में लगाना है और कैसे बंटवारा करना है। मतलब ज्यादातर चीजों में सरकार है उसकी दखलंदाजी होगी, सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है। और इसको सही माना गया उस टाइम पर। इस क्यों माना गया, क्या नहीं माना गया, अगर आप अर्थव्यवस्था के वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अर्थशास्त्र कक्षा 11 के। तो हुआ क्या कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1952 में। पंचवर्षीय योजना चला करती थी, हमारे यहाँ एक था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। अभी उसी के नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। और उसका रोल थोड़ा सा कुछ कारणों की वजह से बदला गया, वो कारण भी वैलिड माने जाते हैं। तो हुआ क्या था, उस टाइम पर हम लोग सोचते थे कि अगले 5 साल के लिए किस तरह से हम क्या क्या प्लानिंग करेंगे, ठीक। ये हमारे यहाँ शुरुआत होती है। और इसी में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी 3-4 चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। किसको? आधुनिक उद्योगों को। हमारे जो प्रधानमंत्री थे पहले जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें अपने साथ रखी थी। जैसे उस टाइम पर लोग सोचते थे कि स्पेस यानी कि अपना जो अंतरिक्ष है, और परमाणु यानी कि जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो एटॉमिक एनर्जी के लिए काम करने वाली चीज थी। उसके बाद से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे भारत के, उनको पूरी जिम्मेदारी दे दी थी अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने। और अंतरिक्ष में यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, और ये डिपार्टमेंट उन्होंने अपने पास ही रखा था। मतलब प्रधानमंत्री भी अपने पास कुछ डिपार्टमेंट्स रख सकते हैं। उन्होंने क्यों रखा था? क्योंकि वो दूरदर्शी थे और वो देख पाते थे कि इन सारी चीजों का बहुत बड़ा महत्व पड़ेगा आगे। और लोग सोचते थे भारत गरीब देश है, कहाँ आप स्पेस में पैसे खर्च कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो बाकी लोगों को रोटी देने के पैसे नहीं है, तो आप उधर फोकस करो कि इधर करोगे। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजों को दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ये सारी चीजें की। ऐसे ही आईआईटीज की स्थापना की। आज आईआईटीज का नाम बहुत सारे लोग जानते हैं पूरी दुनिया में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। ऐसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है, इनकी स्थापना में भी उन्होंने काफी काम किया। और स्टार्टिंग के जो लोग थे, सिर्फ अकेले जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान नहीं है, लेकिन बाकी लोगों ने भी इन सारी चीजों को समझा। ऐसे ही क्या हुआ, उद्योगों में खासतौर से पहली योजना में तो उतना नहीं, लेकिन दूसरी योजना के समय एक आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में। क्या आई थी? उद्योगों से संबंधित एक पॉलिसी आई थी। वो योजना उसने बहुत सारी तरह से किस तरह से हमारे देश में उद्योगों का विकास होगा उसकी बात की। द्वितीय जो योजना थी, उस द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उससे मेनली हम लोग मानते हैं कि भारत में योजनाओं का व्यवस्थित तरीके से कार्यान्वयन हुआ, क्योंकि देश की आजादी के तुरंत बाद बहुत सारी समस्याएं भी चल रही थी, तो हम लोग इसमें इतना फोकस नहीं कर पाए थे। लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बाद भी ऐसा देखा गया कि यार 1991 तक आते आते कोई बहुत ज्यादा देश में प्रगति नहीं हो पाई। क्या हुआ कि विकास की जो धीमी गति रही, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, बहुत सारी चीजों में हुआ। जैसे कि हम लोग खेती के लिए बहुत डिपेंडेंट रहना पड़ता था बाहर के देशों पर, खाने के लिए भी खाद्यान्न की कमी हो जाती थी। तो हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? हरित क्रांति। और हरित क्रांति ने वो सारी समस्याओं को दूर कर दिया था। खासतौर से ये समझ लीजिए आप 1965 के टाइम पीरियड से लगभग स्टार्ट हुई थी और 1985 तक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई। फिर हम लोग पूरे बाकी विश्व को अपने देश से खाद्यान्न भेजने लगे। तो कई चीजों में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद भी जो विकास की ओवरऑल ग्रोथ थी वो अच्छी नहीं रह गई। तो क्यों नहीं रह गई? उसके 3-4 बहुत बड़े बड़े कारण हैं, बहुत ही सारे कारण हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण कारण उनको समझिए। पहला कारण तो यार ये है कि देखो, जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हुई। क्या हुई? बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई। और समझिए, जनसंख्या एक एसेट भी होता है। जनसंख्या वास्तव में अगर आज का समय देखोगे ना, तो पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है ना, वो वहां के लोग हैं। तो आप कहोगे कि यार आप तो बता रहे हो जनसंख्या वृद्धि से नुकसान हुआ। देखो, लोग अगर पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास अगर कौशल है, लोग अगर सकारात्मक योगदान दे रहे हैं किसी समाज में, तो समाज बहुत तेजी से प्रगति करता है, सबसे तेजी से। लोगों से अच्छा कोई संसाधन है ही नहीं। और लोगों का मतलब क्या हो जाता है? उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी शिक्षा अच्छी हो, और उनका मोरालिटी, नैतिकता अच्छी हो, वो समाज के लिए काम करने के लिए आगे आ रहे हो।
ऐसे लोग हों। लेकिन हुआ क्या था कि हम लोग बहुत सारे लोगों को अशिक्षित, एक गीत था ऐसे, जिस देश का बचपन भूखा हो उसकी जवानी क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी, अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई थी, आज के समय पर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से हमारे देश में भूख के मामले में स्थिति खराब है। अब ऐसा नहीं कि भूखमरी हो जाती है, भूखमरी से मतलब होता है कि आपको खाना मिला नहीं, आपकी डेथ हो गई, लेकिन कुपोषण बहुत ज्यादा है ना। बच्चों की पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, क्योंकि उनको इतने अच्छे से भोजन नहीं मिलता। ये आज भी स्थिति है। तो हमारे पास अशिक्षित जनसंख्या भी रही और साथ में कुपोषण वाली जनसंख्या भी रही, और साथ में बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। तो एक ये समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी कि हमें शैतान पड़ोसियों से घिरा हुआ देश है हमारा। पाकिस्तान जैसा देश है, 1948 में लड़ाई, देश आजाद नहीं हो पाया, वहां पे कश्मीर पर उन्होंने हमला कर दिया। उसके बाद 1965 में लड़ाई, हार गए, बुरी तरह से हारे, लेकिन फिर नहीं सुधरे। 1971 में फिर से लड़ाई की, बांग्लादेश अलग हो गया, है ना। उसके बाद से साथ में 1962 में चीन से हमारी लड़ाई हुई थी, जिसमें हम लोगों को काफी नुकसान हुआ था। तो हुआ क्या कि रक्षा पर हम लोगों को, एक गरीब देश को अपनी रक्षा के लिए, मान लीजिए आपके घर में पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके आसपास गली मोहल्ले में इतने वो क्या बोलते हैं, गुंडे बदमाश उचक्के घूम रहे हैं कि आपको एक सिक्योरिटी गार्ड घर में रखना पड़ता है रात में भी। तो अब आप सोचिए कि आपके घर में वैसे ही इतनी आमदनी नहीं है, लेकिन आपको एक सिक्योरिटी गार्ड रखना ही पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा। तो आपके कपड़े अच्छे नहीं आ पाएंगे, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो पाएगी, हो सकता है कोई बीमार पड़ जाए तो अच्छे डॉक्टर को ना दिखा पाए, घर की रंगाई पुताई अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो घर की रंगाई पुताई का मतलब क्या समझ लीजिए कि हमारी जो आधारिक संरचना थी, बुनियादी संरचना, वो अपर्याप्त रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि आपको रक्षा में भाई खर्च करना पड़ रहा था, है ना, डिफेंस में। आज हमारे देश का बजट लगभग मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका 28 लाख करोड़ का है, जिसमें से लगभग मान लीजिए कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का हमारा रक्षा बजट है। सोचिए, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए कि कोई देश मिलकर के 6 रुपए 6.5 रुपए कमा रहा है, जिसमें से 1 रुपए रक्षा पे खर्च हो जा रहा है सेंट्रल। बाकी हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स में रक्षा बजट नहीं आता सीधे तौर पर, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ा अमाउंट जाता है। पूरे देश का जो अभी जीडीपी का साइज मान लीजिए 180 से 190 लाख करोड़ के बीच में होगा, तो 180 लाख करोड़ में से 4.5, तो पूरे देश में 180 रुपए की सारी चीजें हो रही है, जिसमें 4.5 पूरा सरकार की तरफ से रक्षा में खर्च हो रहा है। तो बहुत बड़ा खर्चा है हमारे लिए, है ना। और अगर आप इसका एक और उदाहरण देखना चाहते हैं कि रक्षा की वजह से कोई कैसे बर्बाद होता है, तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को फिर से देख लीजिए। उनकी तो जीडीपी बहुत कम है, लेकिन उनको हर तरफ लड़ाई करनी है। उधर अफगानिस्तान की तरफ भी तालिबान से लड़ाई करनी है, अपने देश में आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आतंकवाद पैदा किया, आज वही भुगत रहे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। और भारत से तो लड़ना ही लड़ना उनको, है ना, क्योंकि उसके बिना तो उनका पूरा राजनीतिक जो है वो चलेगी नहीं। और इन सारे कारणों की वजह से क्या हुआ है, वहां पर तो हालत और ज्यादा खराब रही है। तो हमें भी रक्षा व्यय का बहुत भुगतान करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई इस चीज से। अच्छा, एक चीज और थी, लाइसेंस राज। लाइसेंस राज जो है ना, वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का ही एक तरह से क्या बोलेंगे हम लोग, एक बाई प्रोडक्ट था। सोचा नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि किसी भी तरह का काम आपको करना है, मान लीजिए मुझे आज एक कोई आइडिया आता है कि यार ये चीज मैं बना सकता हूं, अब वो चीज बनाने के लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस जब मैं लेने जा रहा हूं तो किसी सरकारी बाबू के यहाँ पे जाकर के दरवाजा खटखटा रहा हूं कि साहब मुझे लाइसेंस दे दो। अब वो कह रहा है कि नहीं, ये तो कुछ ही लोग बना सकते हैं, आप पहले इसके लिए इतनी पैसे दीजिए। और उसमें होता क्या था, जो लोग ऑलरेडी मेरे सेक्टर में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो रिश्वत खिला देते थे उसको कि आप इनको लाइसेंस दो ही नहीं। और मुझे भी कई बार सही काम करते हुए भी लाइसेंस मांगने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। तो जो हमारे देश का उद्यमी था, एंटरप्रेन्योर था, वो बेचारा, उसका दिमाग खराब हो गया, वो बाहर जाने लगा। उसे लगा कि यहाँ पे तो काम करने का फायदा ही नहीं है। तो ये भी एक कारण रहा। इन सारे कारणों की वजह से हुआ क्या कि हमारे यहाँ पर जितना भी हम लोग उत्पादन कर रहे थे, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या उसका उपभोग कर लेती थी, हमारे पास बचत नहीं हो पाती थी। जो भी हम बना रहे थे हमारे रक्षा व्यय में चला जा रहा था, जो भी हम बना रहे थे वो कम बना पा रहे थे क्योंकि लाइसेंस राज था। और इन सब से हो क्या रहा था, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में, आपके घर में मान लीजिए 10,000 रुपए आता है पर मंथ, ठीक है, और आपका इसमें 8,000 रुपए खर्च हो जाता है, खाने पीने में, स्कूल जाने में, सारी चीजों में 8,000 रुपए खर्च हो रहा है, तो 2,000 रुपए बचे। तो आपकी बचत कितनी हो रही है? 2,000 रुपए हो रही है, ठीक है। इसी की जगह अगर आप सोच लीजिए कि आपके घर में 15,000 रुपए आ रहा है और 10,000 रुपए खर्च हो रहा है, तो आपकी बचत कितनी हो रही है? 5,000। तो ये जो 5,000 वाली बचत, इससे क्या करोगे? इससे आप ऐसा कुछ जगह पर लगाओगे कि आपके घर की आमदनी और ज्यादा बढ़ जाए। तो जैसे जैसे बचत होने लगती है ना किसी समाज में, वो समाज भी अपनी बचत को पूंजी के निर्माण में लगाने लग जाता है। और एक बार बचत ज्यादा हो जाए, तो निवेश होने लग जाए, तो फिर उससे जो पहिया है वो पूरा घूमने लग जाता है। किसका? विकास का पहिया। तो हमारे यहाँ पर हो क्या रहा था कि हम बचत ही नहीं कर पा रहे थे, है ना। ये सारे कारण थे और इसकी वजह से पूंजी विनिर्माण हो नहीं पा रहा था। पूंजी निर्माण नहीं हो पाया तो हमारे घर की रंगाई पुताई नहीं हो पाई। रंगाई पुताई का मतलब क्या हुआ? बुनियादी संरचना नहीं बन पाई, रोड स्ट्रीम ठीक से बन पाए, गाँव को हम नहीं जोड़ पाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैंने उदाहरण दिया था एक बार कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात की थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी वो लेकर के आए थे। इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे बिजली नहीं पहुंचा पाए थे हम,
आज तो बहुत सारी चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक पानी नहीं, सिंचाई की अभी भी व्यवस्था, अभी पता है आपको जानकर के दुख हो सकता है कि देश में आधे से ज्यादा जमीन ऐसी है, लगभग 55% के आसपास है, जहां पर अभी भी जो किसान है वो मानसून के भरोसे रहता है कि बारिश सही टाइम पर हो, सही मात्रा में हो, तो उनकी खेती ठीक हो पाती है। क्यों? क्योंकि हम अभी तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, उनको निगलेक्ट भी कई तरह से किया गया, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप समझिए कि पहले बहुत ज्यादा बड़ी समस्या रही, और क्योंकि बुनियादी संरचना अगर ठीक नहीं रहेगी तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा समझिए इंडिया में अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए 100 रुपए देने पड़ जाते हैं ना, तो चीन वही चीज 40 रुपए में पहुंचा लेता है। अब सोचिए अगर चीन में कोई सामान बिका और उनका यहां से बाहर उनको पहुंचाना था, उन्होंने अपने देश के अंदर 40 रुपए में पहुंचा दिया, भारत में 100 रुपए में आप पहुंचा रहे हो लगभग, तो भारत की चीज बाहर के बाजारों में महंगी हो जाएगी, तो कोई भारत का सामान खरीदेगा नहीं। तो यहां पर क्या हो जाता था कि निर्यातक बनने में, यानी कि एक्सपोर्ट करने में आपकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है, आप उतना अच्छा कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो ये सारे कारण क्यों हुए? क्योंकि हमारी बुनियादी संरचना अच्छी नहीं थी, और उसके बाद से फिर से वही चक्कर पूरा हो जाता है। तो ये पूरा ऐसा सर्कल है, विशियस साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? विशियस साइकिल, कि ये एक बुरा सर्कल बन गया है, बुरा चक्कर बन गया है, और ये आपस में एक दूसरे को घुमाता रहेगा। धीमी गति है, ये कारण है, पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद से फिर बुनियादी संरचना है तो फिर से धीमी गति हो जाएगी। तो ये इस तरह का सर्कल बना रहा, उसको तोड़ने की जरूरत कब पड़ी? क्योंकि हो क्या गया, हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की क्राइसिस हो गई। हुआ क्या, हम लोगों को अपने देश में बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाने होते थे, जैसे लोगों को पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 1 रुपए में गेहूं, 2 रुपए में, आजकल 2 रुपए में गेहूं और 3 रुपए में चावल मिलता है शायद, है ना, जो राशन की दुकान हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि सोचा गया कि सबको खाना मिल जाए। अच्छी नीयत से बहुत सारे काम किए गए, और सरकार ने अपने जो वित्तीय मैनेजमेंट था वो अच्छा नहीं किया 1980 के दशक में। तो 1991 आते आते हम लोगों ने विदेश से बहुत सारा कर्जा ले रखा था, और हम लोग वो कर्जा दे पाने में असमर्थ हो गए। हम लोग का मतलब कौन? हमारे केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार ही एक तरफ से पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। अगर किसी, मान लीजिए अभी चीन से युद्ध की बात होती है, या चीन से कोई भी सीमा पर जो सीमा विवाद होता है, कौन हैंडल लेता है? केंद्र सरकार लेती है। तो केंद्र सरकार अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ हो गई, और फिर उन्होंने बोला कि हमें आप पैसे दे दो। कोई देश पैसा देने को तैयार नहीं था, तो फिर हम लोग गए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वहां से हमने पैसे मांगे। तो उन्होंने हमें उधार देने के लिए बात कही कि हम दे देंगे, लेकिन हमें अपने गोल्ड रिजर्व्स को गिरवी रखना पड़ा। किसको? सोने का भंडार थे, उनको गिरवी रखना पड़ा, और साथ में हमें उनकी शर्तों को मानना पड़ा, जो अच्छा भी रहा। और हम लोग, उस तरह का माहौल भी बनने लगा था, बहुत सारे अर्थशास्त्री बोलने लगे थे कि आप ये सारी चीजें लेकर के आओ, और उन रिफॉर्म्स को, उन परिवर्तनों को हम लोग बोलते हैं एलपीजी, इंग्लिश में शॉर्ट में। एलपीजी नाम नहीं है, सिर्फ एक याद करने की ट्रिक है। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण कर दिया गया, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण कर दिया गया। तो ये रिफॉर्म्स हुए थे। इनके साथ ही देश में बाद के वर्षों में देखा गया, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि किस तरह से ग्रोथ बढ़ती चली गई थी। और 2017 के टाइम आते आते जो हमारा हिस्सा 3.8% था, कहां पर लिखा हुआ, मैंने कहीं तो लिखा हुआ था 3.8% था। कब? जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो विश्व अर्थव्यवस्था में हिस्सा, और आज समय आप देखेंगे तो 7.5% से भी ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि 7.5% 2017 में था, और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। तो हम लोगों को वो जो गति मिली है वो मेनली 1991 के बाद से मिली है। अगर आप आर्थिक परिवेश की दृष्टि से देखोगे, पहले हुआ था, पहले बहुत सारी चीजें थी जो हमें मजबूती थी, जैसे हरित क्रांति, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो ये सारी चीजें हुई। अब इसी में आगे के कुछ और पॉइंट्स वो देखते हैं, फिर आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप सारे लोगों के लिए सब मेहनत हो रही है, और नोट्स को लेकर के परेशान मत होना। हर चैप्टर के नोट्स भी आपको मिलेंगे, हर वीडियो के नोट्स भी आपको मिलेंगे। वीडियो के नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कुछ टाइम कभी कभी ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हम ये सारी चीजें आपके लिए ऐड कर देंगे। और फिर भी कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम रहेगी। आपस में स्टूडेंट्स ही एक दूसरे की काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा लगता है मुझे देख करके। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।